हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर समान हिंदी यूके का एक कोर्स फ्री में चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको भाग 1 और भाग 2 दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो ऊपर आई बटन पर जाके हम दोनों भागों को जरूर देखिएगा। और अब इस भाग 3 में हम जानेंगे वर्तनी के बारे में। आपके यूके के पाठ्यक्रम के अंदर वर्तनी विश्लेषण एक टॉपिक दिया गया है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आयोग पूछ सकता है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। तो देखिए, जहाँ पर हम वर्तनी की बात करते हैं तो वर्तनी का सबसे पहले अर्थ या परिभाषा जानते हैं। तो वर्तनी की एक सिंपल आपको परिभाषा समझाऊं किसी भी चीज़ को, तो कोई एक शब्द अगर मैंने लिखा है, उसके अंदर जो वर्ण है ना, जिनसे वो बना है योगों से, उसको मैं जिस रूप में लिखूंगा ना, उसे हम वर्तनी कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए परिभाषा लिखी है। तो देखिए, वर्तनी शब्द का मूल अर्थ सरणी है, जिसे हिंदी में लेखन सरणी कहा जाता है। यानी लेखन की विधि, किसी शब्द को उसके वर्णों के क्रम में विभाजित करने को ही हम वर्तनी कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक कलम शब्द मैंने आपके लिए लिखा है, तो कलम शब्द का तो वर्ण क्या है, क ल म, 3 वर्ण यहाँ पर हैं। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए क लिखा गया है, इसके नीचे ये हलंत लगा के जरूर लिखा जाता है शब्दों को। अ है, ल की ध्वनि है, फिर अ है, फिर म के साथ अ की है। तो इसी को हम वर्ण विन्यास भी बोल सकते हैं, वर्ण विच्छेद भी बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, हिंदी में इसके लिए अलग अलग शब्द भी हैं, अक्षरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लिखने की रीति को ही मैं वर्तनी या अक्षरी कह रहा हूँ। और इसको हिज्जे भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हिज्जे। हिज्जे भी आपको ध्यान रखना है, इसको हिज्जे शब्द भी बोला जा सकता है। ठीक है, और देखिए हिंदी में अगर मैं वर्तनी की बात करता हूँ तो उसका सीधा सा संबंध किससे है, उच्चारण से है, जो आप प्रोनाउंसिएशन कहते हैं ना इंग्लिश में। जैसा आप शब्द को बोलते हैं, जैसे मैं सांप बोलूँगा या सांस बोलूँगा, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही तो लिखेंगे। मैं अगर शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा हूँ तो मैं भी गलत लिख सकता हूँ, या आप भी गलत लिख सकते हैं। तो हिंदी में वर्तनी का वही मतलब है, आपको अगर सही तरह से उसका उच्चारण कर पा रहे हैं तभी आप उस शब्द को सही लिख सकते हैं। ओके दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कलम शब्द की वर्तनी को ध्यान में नहीं दूंगा ना, तो मैं इसका कुछ अलग अर्थ भी निकल सकता है। जैसे इसी कलम शब्द को मैं कमल भी कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णों का क्रम अगर मैं भूल गया तो मैं यहाँ पर अशुद्ध लिख दूंगा। तो यही वर्तनी है, आपको समझना है कि किस तरह हम उसको वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, उच्चारण के साथ में। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको वर्तनी की परिभाषा बता दी है, जो यहाँ लिखी गई है। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी ही कहते हैं, और इसे हिज्जे याद रखना है आपको। और उच्चारण से इसका सीधा सा संबंध है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है हिंदी में, याद रखिए। हम सब यही रूल फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए, हिंदी वर्तनी जो है उसके मानकीकरण के लिए यहाँ पर एक मैंने शब्द यूज़ किया है, तो इसका मैं आपके बारे में समझाता हूँ। देखिए, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 19वीं सदी से ही प्रारंभ हो चुका था। देखिए, वहाँ पर हमारा हिंदी साहित्य में बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया था। ठीक है, उसका अनुवाद हुआ। ठीक है, अब टंकण होता है हिंदी का, और मुद्रण भी होता है। तो बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने पैदा हुई। ठीक है, अब इस टंकण के कारण, मुद्रण के कारण जो परेशानी आई, उसकी असुविधा को दूर करने के लिए यहाँ पर हम हिंदी प्रेमी लोग थे, या फिर कोई हिंदी के महान प्रोफेसर लोग थे, इन्होंने एक बात कही कि हम क्यों ना इस पे संशोधन करें, कोई समिति बनाएं जो हिंदी वर्तन के मानकीकरण के लिए कार्य करे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए 1961 में विशेषज्ञ समिति एक, जो हिंदी वर्तनी में एकरूपता और स्थिरता के लिए बनाई गई थी 1961 के दौरान। ठीक है, और आगे चल के 1962 के अंदर ही शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति जो होती है, उसने 1962 में इसके लिए निर्णय लिए। यानी इसमें कुछ शुद्धिकरण या फिर एक मानक स्टैंडर्ड तय किया, जिसको आगे जाके हिंदी के लिए सर्वमान्य अभी भी प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति के जो निर्णय 1962 में निर्धारित हुए थे, उनमें से बहुत सारे सुझावों को भारत सरकार ने माना, और उनका प्रकाशन भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका है एक, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इनमें ही किया गया है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1968 में, तो इन पुस्तिका में भारत सरकार की है। इसमें देवनागरी हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए जो सुझाव दिए हैं, उनका उल्लेख इनमें ही है। ठीक है, आप इस पुस्तक को सर्च कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए परिभाषा भी लिखी है अक्षर या वर्ण विन्यास की। किसी भाषा के शब्दों में जो ध्वनि है उनका प्रयोग जिस क्रम में होता है उस ध्वनि क्रम को उस शब्द की वर्तनी यानी कि अक्षरीय वर्ण विन्यास कहा जाता है। अब आपको ये वर्तनी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। अगर हिंदी वर्तनी मानकीकरण की बात करते हैं तो इसके लिए प्रथम प्रयास किसने किया का प्रथम प्रयास अगर आपसे पूछे आयोग यूके पूछ दे या यूके में आ जाए तो इसको आप करके आइएगा छत्रधारी सिंह। हमारे छत्रधारी सिंह बिहार के एक व्यक्ति थे। इन्होंने भारत सरकार को सबसे पहले सुझाव दिया था हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको आप जरूर याद करके जाइएगा। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रथम प्रयास पूछे तो छत्रधारी सिंह बिहार के व्यक्ति थे। ओके, ये एक शिक्षक थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जानते हैं वर्तनी से संबंधित अशुद्धियों के बारे में। कहाँ पर हम वर्तनी को अशुद्ध लिख सकते हैं या उच्चारित कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट आपके लिए लिखता हूँ। देखिए हम जाते हैं हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक भ्रम की स्थिति कब होगी, जब हम एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अधिक उच्चारण होंगे। ठीक है, संस्कृत में ऐसे कुछ शब्द भी हैं जो हिंदी में अपनाए गए हैं संस्कृत से, जैसे कि देखिए आप कोश लिखते हैं और इसी को मैं कोश भी लिख सकता हूँ। तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग है अपनी जगह पे। ठीक है, इसी तरह देखिए आपका वशिष्ठ है, मैंने वशिष्ठ का उच्चारण किया है और वशिष्ठ भी बोलते हैं कोई इसको, वशिष्ठ ठ वशिष्ठ। तो देखिए दोनों का उच्चारण अलग हो गया ना। तो एक पहला आप याद रखिए, हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। तो ये विशेषताएं हैं हिंदी भाषा की जहाँ से अशुद्धियाँ हो सकती हैं। देखिए अपने दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। तो देखिए हो सकता है कहीं पर मैं हस्व जो हमारे होते हैं ना, अ ई और जो ऊ, ये तीनों इनके साथ अगर मैं दीर्घ स्वरों का यूज़ कर दूँ आ ई ए आई ओ औ। अब इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे अगर मैं समान लिखता हूँ और सामान लिखता हूँ, बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। देखिए आप सामान को बिल्कुल सही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मेरा हस्व था सौ, उसको मैंने गलत यूज़ किया है, जबकि वो दीर्घ में होना चाहता है आ की मात्रा इसमें। तो सामान बिल्कुल सही होगा। इसी तरह और उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे कि आप लिखते हैं आंचलिक, जो लिखते हैं हम आंचलिक, समझ रहे हैं ना आप। देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको, कोई अंचलिक लिखता है अंचलिक, ये शुद्ध अशुद्ध है। ये इसका शुद्ध क्या होगा, आंचलिक, ऊपर चंद्र बिंदु और साथ में इसके, ये बिल्कुल सही होगा आंचलिक। देखिए मेरे उच्चारण में देखिए आंचलिक, ना ही अंचलिक कहा मैंने, तो आंचलिक। तो आपका उच्चारण अगर सही है तो आप वर्ण के साथ शब्दों को बिल्कुल सही लिखेंगे। ठीक है, तो आपके अशुद्ध होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। देखिए उच्चारण की बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। उच्चारण के आधार पर बताता हूँ आपकी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे हम भगवान, जो बिल्कुल सही लिखा गया है, इसको हम लिख देते हैं कभी कभी जल्दीबाजी में भगवान बोल देते हैं हम जल्दीबाजी में। स्टेशन लिख रहे हैं हम तो उसको हम स्टेशन बोल देता है कोई। तो ये सबकी वाणी है, वो कैसे उच्चारित कर रहे हैं। ठीक है, और भी देख लीजिए, जैसे धर्म लिखा है मैंने, इसको कोई धर्म लिख देगा। अब बताइए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। तो यही कारण मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको उच्चारण अगर सही है तो आप सही लिख पाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर और भी शब्द हो सकते हैं आपके लिए, जैसे कि आप सांप, देखिए मैं सांप बोल रहा हूँ, कोई इसको सांप पढ़ सकता है, सांप लिख देगा। ठीक है, एक मार देगा ऊपर से, बिंदी मार देगा। इस सांप को देखा जाए तो देखिए इस सांप को सांप, तो उच्चारण की स्थिति ये बिल्कुल सही हो जाएगा सांप। और भी बहुत सारे वर्ड हैं आपके, वर्ड होते हैं या शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे मैं हाल लिखूं और दूसरा व्यक्ति उसको हॉल लिखे, तो कितना फ़र्क है। इस हाल का मन क्या है, आपकी दशा कैसी है। और उसी तरफ ये हाल का मीनिंग है महाहॉल। ठीक है, महाकक्ष मतलब बहुत बड़ा एक कमरा है, उसको हॉल कहेंगे। ठीक है, हाल और हाल कितना फ़र्क है ना। तो इसी से निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए एक नियम और देखिए आप, लिपि के कारण
देखिए अगर आपको लिपि का ज्ञान नहीं तो उससे भी आपकी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं स्त्री लिखता हूँ, ठीक है, स्त्री ऐसे लिखा जाता है, जबकि कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं स्त्री को, ठीक है। विद्यालय लिख रहे हैं विद्यालय को, जबकि विद्यालय कैसा होता है, विद्यालय का शुद्ध वर्तनी यह है, उसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। स्रोत हो सकता है आपका, अब कोई लिखेगा स्रोत, जबकि इसका सही वर्तनी होती है आपकी स्रोत, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। श्रृंगार आपका शब्द है एक, श्रृंगार, ये देखिए श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है, जबकि आजकल के लोग क्या लिख रहे हैं उसको, जो उनके प्रचलन में आ गया श्रृंगार या फिर श्रृंगार कर रहे हैं, ठीक है। तो श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो वर्तन विश्लेषण करते समय आपको वर्णों के क्रम को आगे पीछे नहीं करना है, नो का आपका जो अर्थ है शब्द का वो अनर्थ हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे वर्तन विश्लेषण के जो मुख्य नियम हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यू के SSSC के समान हिंदी का जो हिंदी वर्तन विश्लेषण हमारा कोर्स चल रहा है, ये इसका भाग 3 है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अगर बच्चे आप ज्वाइन नहीं हुए तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल पे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जब भी मेरी वीडियो क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर आई बटन पर जाके आप भाग 1 भाग 2 को देख सकते हैं, सामान्य हिंदी भाग 1 भाग 2, जहाँ पर हमने भाषा के प्रकार और देवनागरी लिपि के बारे में आपको पूरा समझाया है, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप जरूर करना। तो देखो यहाँ पर वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम बता रहा था मैं आपको। तो देखिए जैसे पहले सर्वनाम के साथ 2 विभक्ति चिन्ह होने पर एक सर्वनाम से मिला हुआ और दूसरा अलग लिखा जाएगा। जैसे देखिए उसके लिए लिखा मैंने, इनमें से लिखा देखिए के और लिए, आप जानते हैं ना, आपने समास पढ़े होंगे तो विभक्ति चिन्ह होते हैं, उसमें के और 2 विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं एक सर्वनाम से लगाऊंगा, यानी कि उसके के साथ यहाँ लग गया, उसके साथ के लग गया और लिए मैंने अलग लिख दिया, तो उसके लिए ये हो गया साथ में। इनमें से देखिए में भी विभक्ति चिन्ह और से भी विभक्ति चिन्ह, दोनों अलग अलग लिखे गए हैं, एक सर्वनाम के साथ और दूसरा अलग से लिखा है, ठीक है। और जैसे देखिए दूसरा भी दिया है यहाँ पर, संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं अलग लिखी जाएंगी। देखिए संयुक्त क्रिया आप जानते होंगे, जैसे यहाँ लिखा देखिए पढ़ा करता है, जा सकता है देखिए करता है, ये सब संयुक्त क्रियाएं तो हैं, तो इनको अलग लिखा जाता है, पढ़ा करता है जा सकता है। अगर मैं साथ ही लिख दूँ इसको, पढ़ा करता है को मैंने एक साथ लिख दूंगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा ना पूरा वाक्य। जा सकता है, जा सकता है के साथ लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा ना, तो है को हमने अलग लिखना है और क्रिया को अलग लिखना है, सकता को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें असंयुक्त क्रियाओं को अलग से लिखा जाएगा, ठीक है। अवयव देख लिया, अवयव लिखा है मैंने तक और साथ जो अवयव होते हैं इनको अलग से लिखा जाता है। जैसे आपके साथ लिखा है, आज तक लिखा है, ठीक है, आपके साथ और आज तक लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। इसे देखिए पूर्वकालिक प्रत्यय होता है कर, इसको क्रिया से मिलाया जाता है, जैसे मिलना है तो मिलाकर, रो रहा है तो रोक कर, हंस रहा है क्रिया कर रहा है तो हंस कर, ठीक है। अब मैं हंस को लिखूँ यहाँ और कर को अलग लिखूँगा तो वो भी गलत वर्तनी हो जाएगी, ठीक है, गलत शब्द लिखना हो जाएगा, ठीक है। तो हंस कर, मिलकर, रोकर, जाकर, गाकर, ये सब आपको कर को मिला के लिखना है। अब द्वंद्व समास देख लीजिए, जहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यौगिक चिन्ह लगाते हैं, यौगिक चिन्ह डैश होता है, तो तुम सा, कौन सा, ठीक है। अब इनको साथ लिखोगे तो वो भी तो गलत हो जाएगा ना, साथ कोई लिखता है कौन सा को, तो डैश बीच में आपको लगाना है यौगिक चिन्ह द्वंद्व समास के शब्दों के मध्य, ठीक है। तो ये वर्तन के महत्वपूर्ण नियम मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे जानते हैं, और भी कुछ नियम है तो हमारे उनको जानते हैं, और अगर आपको डिटेल में चाहिए इसकी PDF तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मुझे आप कमेंट बॉक्स को बताना आपको चाहिए तो, ओके। देखिए फ्रेंड्स, आप हिंदी में आप जानते होंगे संयुक्ताक्षर के बारे में, मैं आपको बता दूं संयुक्ताक्षर होते हैं आपके श, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। अब इस श्र को हम कैसे लिखते हैं, वर्ण विन्यास से, इसका क के साथ श है और उसमें अ की भी मात्रा है, त में त है, र है और अ है। उस तरह ज्ञ में आपका ज है, अय्या है, अय्या और अ की मात्रा है। साथ ही श्र के अंदर आपका शलजम वाला श है और र साथ ही अ का है, ठीक है। अगर ये टेबल आपको याद है ना, तो आप हिंदी में जो संयुक्ताक्षर हैं उनकी वर्तनी को लिखते समय गलती नहीं करेंगे। अब इनके उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए मैंने 3 शब्द लिखे हैं, क्षमता, श्रीमान और क्षत्रिय। अब इनका अगर आपको वर्ण विन्यास करना है तो मैं आपको समझाता हूँ। जो मैंने आपको संयुक्ताक्षर बताए थे श, त्र, ज्ञ और स्र, इनके अनुसार हम कैसे करेंगे। तो क्षमता जो लिखा है इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो देखिए, यानी वर्तनी क धन श आएगा। देखिए श को मैंने तो बताया था, साथ ही इसमें आएगा, क और श मिलकर बस श बनेगा इन दोनों से, साथ ही अ आ गया, इसमें म आएगा, म में अ है, उसके बाद में तो है जो हमारा तीसरा वर्ण है, साथ ही इसके आ आएगा, आ की मात्रा है क्षमता। तो ये हमारा वर्ण विन्यास कहलाएगा। ठीक है, ये टोटल। इस तरह अगर आप श्रीमान का करते हैं तो श्रीमान में जो स्वर है वो स और र के योग से बना है, साथ ही इसमें बड़ी ई की मात्रा है, धन म है, फिर आ है क्योंकि माँ है, फिर न है तो नौ के साथ आप अ को लिखेंगे। तो ये आपका वर्ण विन्यास इसका भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको समझ में आ रहा है ना संयुक्ताक्षर का। इस तरह क्षत्रिय का आप खुद बना के मुझे टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, अगर आपको आता है तो। ठीक है, देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें र हलंत के साथ और र पूर्ण दोनों प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपका ये वाला र, ठीक है, इसको आधा शब्द बोले, आधा वर्ण बोला जाता है र, और दूसरा र पूरा है जो वर्ण है। ये दोनों अगर यूज़ होते हैं किसी वर्ड में तो वहाँ आपका पहला जो र है वो शिरा रेखा के ऊपर आता है, और दूसरा हलंत स्वरूप में स्वर ध्वनि से पहला आता है। जैसे टर्राना एक शब्द है, इसको आप कैसे लिखेंगे वर्ण विन्यास। तो ट आएगा पहले हमारा, देखिए उसके बाद हमारा अ आएगा, इसके बाद हमारा ये र जो पहला शब्द यूज हुआ है इसे र आएगा। देन इसके बाद जो हमारे ऊपर टर्राना, उस र वर्ड को यहाँ सब वर्ण को लिखा जाएगा। देन इसमें आ की मात्रा है, फिर इसमें न है और फिर आ की है। ठीक है, आपको ये समझ में आया। यहाँ पर र हलंत वाला आधा तथा र पूर्ण दोनों प्रयुक्त होते हैं। वहाँ पहला र शिरा रेखा के ऊपर होता है, दूसरा हलन स्वर में स्वर ध्वनि से पहले आता है। ओके, तो देखिए मैंने आपको पंचमाक्षर पढ़ाए होंगे। आपने जब स्वर और व्यंजन वाली क्लास पढ़ी तो व्यंजन के अंदर पंचमाक्षर होता है ना, जैसे हमारा अंग है, य है। ठीक है, हर वर्ग में पंचमाक्षर होगा आपका। ठीक है, 25 वर्ण मैंने आपको टोटल बताए थे 5 वर्ग के अंदर, तो वही पंचमाक्षर का यहाँ पर प्रयोग आपसे ये बता रहा है आपको। तो देखिए पंकज लिखा है, जैसे यहाँ पर पंकज 2 तरह से लिखा गया है, संजय भी 2 तरह से लिखा गया और बंधन भी 2 तरह से लिखा गया। तो इनका वर्तनी विश्लेषण भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, पर वो है एक ही। मानकीकृत में आप अनुस्वार लिखेंगे, जैसे दिया भी यहाँ पर देखिए अनुस्वार और मानकीकृत, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो पंकज लिखा है इसके लिए प हो गया, इसमें अ का वर्ण है, साथ ही अंग, देखिए अंगों को लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और क ज अ, देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, जहाँ पर आपके पंचमाक्षर या अनुस्वार प्रयोग होगा ना, वहाँ पर देखिए क वर्ग मैंने आपको बताया था, क ख ग ख और अंग। ठीक है, ये 5 वर्ग आपके हैं। ठीक है, च छ ज झ और य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध और न, य, ऐसे था मैंने आपको ये बताए थे। तो देखिए जो पंचमाक्षर है, तो देखिए यहाँ पर पंकज जो शब्द है, पंकज, इसमें जो अनुस्वार प्रयोग हुआ है वो क वर्ग से पहले है ना, पंकज क के लिए हुआ है। तो अनुस्वार हमेशा देखिए, अनुस्वार हमेशा शब्द के मध्य में या अंत में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, देखिए पंकज। ठीक है, तो प है पहला, उसके बाद मध्य में लगा पंकज। तो क वर्ग में जो आपका पंचमाक्षर अंग हो, इसलिए यहाँ अंगों का प्रयोग हुआ है। आई होप आपको राइट हो गया। अगर मैं इसी को दूसरे में लिखूँ तो पंकज, देखिए प और अनुस्वार लिख दिया उसने, और सब वर्ण विन्यास वही है जो मानकीकृत है। ठीक है, ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा। संजय देख लिए, संजय को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और संजय को ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। देखिए जो जौ वर्ग है वो किस में आता है, जौ वर्ग में आता है। उसमें क्या है, पंचमाक्षर आपका य है, तो संजय को देखिए ये करके लिखा गया है ना। तो इस टेबल को आप सही से देख लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना इसका, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। @देवभूमि जीके पे जाके आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो एवरीवन आपने देख लिया होगा, अब मैंने आपको बता दिया है संयुक्त व्यंजन के बारे में, नक्षत्र, क्षत्रिय, इनका वर्ण विन्यास आप खुद करके देखिएगा। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। देखिए पवन का देख लिए, प अ व अ न अ। ठीक है, अब देखिए पवन को संधि विच्छेद में पो धन अन भी लिखते हैं। ठीक है, ओ धन अ हमारा औ बन जाता है, आप जानते हैं।
तो पवन की संधि विच्छेद का यह है, पवन शब्द बन जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पौ के साथ ओ को लिखिए, ओ की मात्रा है, धन अ, धन न, धन अ। तो ये भी सही है और ये भी ठीक है आपका, ठीक है। और साथ में मैंने बीच में आपके लिए ऊ भी लिखा है, तो कहीं कहीं इसका पवन ऊ भी बोला, ऊ का उच्चारण भी होता है, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर मैंने तीनों दिखा के आपको, तीनों बिल्कुल सही है। नयन का देख लिए, न के साथ अ है, य है और न है, ये तीन शब्द इसमें है, साथ ही इसमें स्वर भी लगे हुए हैं। साथ ही न, य और न, देखिए ने धन अन, इसका संधि विच्छेद करूँ मैं अगर, तो ने धन अन बनता है, नयन अय बनता है ना, अ धन नहीं ए धन, और क्या बनता है आपका अय लेके आता है, तो इसलिए यहाँ पर नयन हुआ है, ठीक है। साथ ही इसको ई के रूप में भी लिखा जाता है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और देखिए डाउट मत करना, इसके जितने भी वर्तन विश्लेषण के उदाहरण हैं और जो उसके विधियाँ हैं, कैसे इसको लिखा जाता है सही वर्तनी को, उसका मैं आपको PDF टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, ठीक है। उसको ज़रूर देखना, ठीक है। और हिंदी की वर्तमान क्रिया का प्रथम उपन्यास भी मैंने बता दिया आपको, ये सब आप देख लेना, ठीक है। और हिंदी वर्तनी का विश्लेषण आपको अच्छा लगा है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास है, आपका भाग 3 है, ठीक है। भाग 1 और 2 आप जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन पर जाके मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और शाम को हमारी क्विज होगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, उसमें मैं एक्टिव हो चुका हूँ, तो वहाँ जाके आप क्विज को भी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।